चैप्टर नंबर 2 मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन। कहता है विराम, रेस्ट एवं गति, मोशन। यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलता है तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। किसी वस्तु को गति में कहा जाता है जब उसकी स्थिति किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलता रहता है। सभी गतिशील वस्तु में यह समान लक्षण रहता है कि वे समय के साथ अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। भौतिकी वह शाखा जिसमें वस्तु के गति के बारे में अध्ययन किया जाता है यांत्रिकी मैकेनिकल कहलाता है। यांत्रिकी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्थैतिकी, जिसको बोलते हैं स्टैटिक्स। इस शाखा के अंतर्गत उन वस्तुओं का अध्ययन होता है जो विराम में है। दूसरा है गतिकी मतलब काइनेटिक्स। इस शाखा के अंतर्गत उन वस्तुओं का अध्ययन होता है जो गति में है। काइनेमेटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द कैनिमा से हुई है। कैनिमा शब्द का अर्थ होता है मोशन। तीसरा है डायनेमिक। यह वह शाखा है जिसमें वस्तु से गति उत्पन्न होने वाले कारणों का अध्ययन होता है। किसी वस्तु में अलग अलग 3 तरह की गति पाई जा सकती है। पहला है अर्थांतरिक गति, जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनरी मोशन। जब किसी वस्तु की अलग अलग स्थिति को मिलाने वाली रेखा की दिशा नहीं बदलती है तब उसकी गति स्थानांतरित गति कहलाती है। जैसे में ऊपर से गिरता गेंद, पटरी पर दौड़ता ट्रेन इत्यादि। अब चलते हैं लीनियर मोशन। रैखिक गति किसे कहते हैं? तो सीधा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर होने वाली गति को रैखिक गति कहते हैं। जैसे सड़क पर चलता हुआ बस। दूसरा है चक्रीय गति या घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन। घूर्णन गति या चक्रीय गति, रोटेटरी मोशन। जब वस्तु की गति इस प्रकार होती है कि वस्तु में प्रत्येक बिंदु पर एक वृत्त पर घूमता है तब ऐसी गति को चक्रीय गति कहते हैं। तीसरा है आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। जब वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी गति दोहराती रहती है तब उसकी गति आवर्त गति कहलाती है। जैसे में उदाहरण है पृथ्वी की गति, सरल लोलक की गति। अब आ जाते हैं ओसिलेटरी मोशन, दोलन या कंपन गति किसे कहते हैं? तो किसी निश्चित बिंदु के ऊपर नीचे या आगे पीछे होने वाली गति को दोलन गति या कंपन गति कहते हैं। जैसे झूला, पेंडुलम की घड़ी, सिलाई मशीन इत्यादि। दूरी, डिस्टेंस एवं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। आम बोलचाल की भाषा में दूरी एवं विस्थापन का अर्थ एक ही होता है, परंतु भौतिकी दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न होता है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की वास्तविक लंबाई दूरी कहलाता है। वस्तु जब एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक चलती है तब वस्तु की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच के सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं। यदि वस्तु सरल रेखा मार्ग पर बिना दिशा परिवर्तन किए चले तो
तय की गई दूरी तथा विस्थापन दोनों ही बराबर होंगे। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकता है, परंतु उसका विस्थापन शून्य हो सकता है। अगर गतिशील वस्तु की गति करते हुए अपनी प्रारंभिक स्थिति पर पहुंच जाता है तो उसका विस्थापन शून्य होगा। अदिश, स्केलर तथा सदिश वेक्टर राशि। जिस भौतिक राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने हेतु केवल परिणाम मतलब साइज या माप की जरूरत होती है, अदिश राशि कहलाता है। जिसे भौतिक राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने हेतु परिणाम एवं दिशा दोनों की जरूरत होती है तो सदिश राशि कहलाता है। प्रमुख अदिश भौतिक राशि कौन कौन है? तो द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, समय, विद्युत धारा, दाब, ताप आदि ये सभी अदिश राशि हैं। द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, समय, विद्युत धारा, दाब, ताप आदि जो है अदिश राशि हैं। प्रमुख सदिश भौतिक राशि कौन कौन है? तो विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, संवेग, कोणीय संवेग आदि सदिश राशि हैं। विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, संवेग, कोणीय संवेग आदि सदिश राशि हैं। चाल, स्पीड। चाल से हमें यह पता चलता है कि कोई गतिशील वस्तु तेज चल रही है अथवा धीमी। प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है चली गई दूरी बटा लिया गया समय, मतलब v बराबर st। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है, परंतु इसे सेंटीमीटर प्रति सेकेंड तथा किलोमीटर प्रति घंटा में भी प्रायः मापा जाता है। कहता है कि गाड़ी की चाल बताने हेतु तो उसमें स्पीडोमीटर लगा होता है। स्पीडोमीटर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताता है। गाड़ी द्वारा चली गई दूरी बताने वाला यंत्र ओडोमीटर है। ओडोमीटर किलोमीटर में दूरी को रिकॉर्ड करता है। औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय। यदि वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों न हो, तो कहा जाता है कि वस्तु एक समान चाल मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। वस्तु जब समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तब उसकी चाल असमान चाल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कही जाती है। वेग मतलब वेलोसिटी। वेग वह भौतिक राशि है जो गतिशील वस्तु की चाल एवं दिशा दोनों बतलाता है। वस्तु का वेग दी हुई दिशा में प्रति इकाई समय में उसके द्वारा चली गई दूरी होती है। वेग बराबर होता है दी हुई दिशा में चली गई दूरी बटा लिया गया समय। दी हुई दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। अतः वेग बराबर विस्थापन बटा समय या v बराबर s बटा t। वेग का भी एसआई मात्रक वही होता है जो चाल का होता है, मतलब मीटर प्रति सेकेंड। दोनों भौतिक राशि में अंतर यह है कि चाल अदिश राशि है तथा वेग सदिश राशि है। गतिशील वस्तु का चाल
तथा वेग तभी बराबर होंगे जब वस्तु सीधी रेखा पर चलती है। अगर वस्तु सीधी रेखा नहीं चल रहा है तो उसका चाल एवं वेग बराबर नहीं होंगे। गतिशील वस्तु का औसत चाल कभी शून्य नहीं होता है, उसका औसत वेग शून्य हो सकता है। हम अपने रोज की जिंदगी में वेलोसिटी या स्पीड शब्द का उपयोग अलग अलग नहीं करते हैं, प्रायः दोनों के लिए स्पीड शब्द का ही उपयोग करते हैं। त्वरण एक्सीलरेशन, अगर वस्तु का वेग बदल रहा हो, घट रहा हो या बढ़ रहा हो तो कहा जाता है कि वस्तु त्वरित अवस्था में है। वेग के परिवर्तन के दर को ही त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा वेग में परिवर्तन होने में लगा समय। वेग परिवर्तन बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होता है। अतः त्वरण बराबर बोल सकते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा लिया गया समय, या बोल सकते हैं ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है या मीटर सेकेंड बस 2 होता है, परंतु त्वरण को कभी कभी सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तथा किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है। अगर वस्तु एक समान वेग से चल रहा हो तो उसका त्वरण शून्य होगा। वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो त्वरण धनात्मक होगा। अगर वेग घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन रिट्रैक्शन कहते हैं। अगर वस्तु सीधी रेखा पर चलती है और समान समय अंतराल में उसका वेग समान दर से बढ़ता है तो वस्तु में एक समान त्वरण होगा। एक समान त्वरित गति के उदाहरण हैं: पहला, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु। दूसरा, सड़क पर ढाल पर चलता साइकिल जब सवार पैर नहीं चल रहा हो और वायु का प्रतिरोध नगण्य हो। तीसरा है आनत समतल से नीचे लुढ़कती गेंद, जैसे में अगर समान समय अंतराल में वस्तु का वेग असमान रूप से परिवर्तित होता है तो वस्तु में असमान त्वरण होगा। जैसे भीड़ भाड़ वाली सड़क पर मोटरसाइकिल की गति। एक समान त्वरित गति के समीकरण है: पहला, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे में त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा लिया गया समय। तो बोल सकते हैं ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। तो यहाँ पर बोल सकते हैं ए टी बराबर भी माइनस यू। तो बोल सकते हैं कि भी बराबर यू प्लस ए टी। भी वस्तु का अंतिम वेग होता है, यू वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है और ए त्वरण होता है, टी लिया गया समय होता है। दूसरा है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, कहता है औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2, मतलब भी प्लस यू बटा 2। चली गई दूरी बराबर औसत वेग इंटू समय होता है, मतलब स्पीड बराबर यू प्लस भी बटा 2 इंटू टी होगा। तो एस बराबर होगा यू प्लस ए टी बटा 2 इंटू टी, या बोल सकते हैं भी बराबर यू टी प्लस ए टी। स्पीड बराबर होगा
2u प्लस AT/2 × t। s बराबर होगा 2ut प्लस AT² 2। तो फाइनल है कि s बराबर ut प्लस हाफ AT²। तीसरा है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस AT, मतलब बोल सकते हैं AT बराबर v माइनस यू। तो t बराबर v माइनस यू बटा a, तब हो जाएगा स्पीड बराबर ut प्लस हाफ AT²। तो बोल सकते हैं t बराबर v माइनस यू बटा a लेने पर तो s बराबर u छोटी कोष्ट v माइनस यू बटा a प्लस हाफ a छोटी कोष्ट v माइनस यू बटा a के होल स्क्वायर। तो s बराबर यू भी माइनस यू बटा यू स्क्वायर बटा a प्लस a छोटी कोष्ट v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी बटा 2a²। तो स्पीड बराबर होगा यू भी माइनस यू स्क्वायर बटा a प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी बटा 2a। तो स्पीड बराबर होगा 2u भी माइनस 2u के होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी बटा 2a। तो यहाँ हो जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो फाइनल है कि v स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें ध्यान रखना होगा कि पहला, यदि वस्तु विराम से चलना शुरू करती है तब उसका प्रारंभिक वेग मतलब u बराबर 0 होगा। दूसरा है, अगर वस्तु गति करते हुए विराम में आ जाता है तो उसका अंतिम वेग मतलब v बराबर 0 होगा। तीसरा, अगर वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो उसका त्वरण मतलब a बराबर 0 होगा। अब चलते हैं ग्राफ। ग्राफ का उपयोग कर चाल अथवा वेग, त्वरण तथा वस्तु द्वारा चले गए दूरी को ज्ञात किया जा सकता है। गति आधारित ग्राफ में समय सदैव x अक्ष पर लिया जाता है और दूरी, चाल, वेग का सदैव y अक्ष पर ही लिया जाता है। गति की विभिन्न स्थितियों में ग्राफ निम्न प्रकार से होगा। पहला है कि एक समान चाल से गति कर रही वस्तु का दूरी समय ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होता है। जैसे में फिगर है कि इधर दूरी ले लेंगे, इधर समय, जैसे 10, 20, 30, 40, इधर हो जाएगा 12, 10, 12, 30, 12, 50, 1, 10, 31। इस तरह का एक समान चाल है। तो विभिन्न समय पर वस्तु की स्थिति दिखाने वाला दूरी समय ग्राफ। जैसे चाल बराबर होगा तय की गई दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय, मतलब BC बराबर AB। BC तथा AB के अनुपात को ढाल या प्रवणता स्लोप कहते हैं। यानी दूरी समय ग्राफ की ढाल द्वारा चाल का पता चलता है। तो चाल बराबर BC बटा AB, मतलब 10 किलोमीटर बटा 20 मिनट बराबर 10 किलोमीटर बटा 20/60 घंटा इक्वल टू 30 किलोमीटर पर घंटा होगा। दूसरा कहता है कि स्थिर वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर होता है। जैसे दूरी इधर ले लिए, इधर समय।
1 2 3 4 5 5 किलोमीटर। इधर 10 20 30 40 50 60 70 मतलब सेकेंड में। तो स्थिर वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ है। चलते हैं तीसरा। यदि कोई वस्तु एक समान चाल से गतिशील है तो चाल समय ग्राफ एक सरल रेखा होगा। जैसे इधर चाल है 10 20 30, इधर समय है 20 40 60 सेकेंड में। दूरी बराबर आयतन ABCD का क्षेत्रफल। तो बोल सकते हैं चाल समय ग्राफ द्वारा दूरी की गणना। चाल समय ग्राफ द्वारा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो AD अथवा BC ऊंचाई चाल भी है तथा AB T2 माइनस T1 समय अंतराल है। तो तय की गई दूरी बराबर होगा AD या BC गुना AB। तो बोल सकते हैं बराबर आयतन ABCD का क्षेत्रफल बराबर 20 मीटर पर सेकेंड इंटू 50 सेकेंड माइनस 10 सेकेंड बराबर 800 मीटर। चौथा है, यदि वस्तु असमान चाल से चलती है तो उसका दूरी जो है समय ग्राफ वक्र रेखा मतलब कर्व लाइन पर होता है। जैसे इधर दूरी ले लेंगे, इधर समय, दूरी समय ग्राफ, ये कर्व हुआ ABCD T1 T2। पांचवा कहता है एक समान वेग की वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। जैसे में विस्थापन इधर ले लेंगे मीटर में 10 मीटर 20 मीटर और 30 मीटर। इधर समय 20 40 और 60 सेकेंड। ABC में अचर वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ सरल रेखा होता है। मतलब यहाँ वेग जो है, यहाँ वेग बराबर ढाल और ढाल बराबर BC बटा AB बराबर 20 मीटर माइनस 10 मीटर बटा 40 सेकेंड माइनस 20 सेकेंड। तो आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। छठा है कि यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होगा। जैसे में वेग मीटर पर सेकंड में इधर है 10 20 30 और समय इधर सेकंड में। तो विस्थापन बराबर आयतन ABCD का क्षेत्रफल हो गया। वेग समय ग्राफ कहता है कि एक समान वेग से गतिशील वस्तु का विस्थापन वेग समय ग्राफ से प्राप्त हो सकता है। जैसे कि वेग v बराबर AD या BC की ऊंचाई, समय अंतराल मतलब T2 माइनस T1 मतलब AB की लंबाई। तब विस्थापन बराबर हो जाएगा AD या BC गुने AB बराबर बोल सकते हैं या ABCD का क्षेत्रफल हो गया 20 मीटर पर सेकेंड इंटू 50 सेकेंड माइनस 10 सेकेंड इक्वल टू 800 मीटर उत्पन्न हो जाएगा। सातवां है कि एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। जैसे में कि वेग इधर ले लेंगे 5 10 15 और समय इधर ले लेंगे। तो ये हो गया कि एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ सरल रेखा होता है। जैसे में इधर XY और F। चलते हैं, वेग समय ग्राफ की ढाल CB बटा AC त्वरण होता है। तो ढाल बराबर होगा 15 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड बटा 30 सेकेंड माइनस 10 सेकेंड बराबर 10 मीटर पर सेकेंड बटा 20 सेकेंड। तो बोल सकते हैं 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। फिगर में है कि 20 मीटर वेग में 20 10 माइनस में, इधर 10 20 30 40 प्लस में, समय है 10 20 30 40 50 60 70 समय सेकेंड में।
तो वेग समय ग्राफ में मंदन जो है ऋणात्मक ढाल द्वारा दिखाया जाता है। तो त्वरण ए बराबर u माइनस 0-40 मीटर/सेकेंड बटा 50 सेकेंड, तो बोल सकते हैं -0.80 मीटर/सेकेंड² होगा। नौमा है कि असमान त्वरण हेतु वेग समय ग्राफ निम्न तरह से होगा, जैसे में कि वेग इधर, समय ये हुआ इधर, वेग और समय ये हुआ इधर। असमान त्वरण से गतिशील वस्तु के वेग समय ग्राफ है। कहता है बल, फोर्स क्या है? तो वस्तु की गति से लाने हेतु दबाना या खींचना पड़ता है। दबाना अथवा खिंचाव को ही बल कहते हैं। हमें दैनिक जीवन में कई ऐसे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जैसे दबाना मतलब पुश, खींचना मतलब पुल, उठाना, तानना, ऐंठना पड़ता है। इन सब के रूप में हम बल का ही प्रयोग करते हैं। बल के बारे में पूर्ण और सही जानकारी तब प्राप्त हुई जब न्यूटन ने गति संबंधी नियम दिया। न्यूटन के गति नियम से ही बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल को देखा तो नहीं जा सकता, परंतु बल के प्रभाव को हम देख सकते हैं। बल किसी वस्तु पर लगकर 5 तरह के प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। पहला है कि बल किसी स्थिर वस्तु को गति में ला सकता है। दूसरा, बल गतिशील वस्तु को रोक सकता है। तीसरा, बल किसी गतिशील वस्तु के चाल में परिवर्तन ला सकता है। चौथा कहता है कि बल जो है गतिशील वस्तु की दिशा बदल सकता है। पांचवा है बल किसी वस्तु की आकृति या माप को परिवर्तित कर सकता है। प्रकृति में होने वाले सभी घटना प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बलों के कारण होता है या होती है। प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल का अस्तित्व है। पहला है कि गुरुत्वाकर्षण बल। 2 वस्तु के द्रव्यमान के कारण लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ब्रह्मांड में तारों के बनावट में गुरुत्वाकर्षण बल मुख्य भूमिका अदा करता है। गुरुत्वाकर्षण बल में निम्न गुण पाए जाते हैं, जैसे पहला है कि गुरुत्वाकर्षण बल में हमेशा आकर्षण बल ही होता है। दूसरा है कि कम द्रव्यमान वाली वस्तु के लिए इस बल का मान कम तथा अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु के लिए इस बल का मान अधिक होता है। तीसरा है यह बल बहुत अधिक दूरी तक कार्य करता है। चौथा है कि यह एक केंद्रीय बल है, अर्थात यह बल वस्तु के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में काम करता है। पांचवा है कि इस बल की खोज जो है न्यूटन ने किया था। दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल। दो वस्तु के बीच उसमें निहित आवेश की उपस्थिति के कारण लगने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। विद्युत चुंबकीय बल में निम्न गुण पाए जाते हैं, जैसे में पहला कि इस बल में आकर्षण और विकर्षण दोनों का गुण पाया जाता है। यह बल कूलॉम के नियम के अनुसार कार्य करता है। दूसरा है कि इस बल का प्रभाव कम दूरी तक होता है। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल की तरह यह भी केंद्रीय बल है। चौथा है कि यह गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना तथा दुर्बल या मंद बल से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। न्यूक्लियर बल। परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन अथवा प्रोटॉन माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन माइनस न्यूट्रॉन के बीच
लगने वाले बल को न्यूक्लियर बल कहते हैं। इस बल का पता तब चला जब युकावा ने मेसोफेल्ड थ्योरी दिया। प्रत्येक परमाणु के नाभिक इसी बल के कारण अस्थायी होते हैं। न्यूक्लियर बल में निम्न गुण पाए जाते हैं। पहला है कि प्राकृतिक सबसे अधिक शक्तिशाली बल न्यूक्लियर बल है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के पावर 38 गुना, विद्युत चुंबकीय बल से 10 के पावर 2 गुना तथा दुर्बल या मंद बल से 10 के पावर 13 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। दूसरा है, इस बल में आकर्षण होता है तथा यह बल बहुत कम दूरी 10 के पावर -14 मीटर तक ही लगता है। तीसरा है कि यह केंद्रीय बल नहीं है, यह अकेंद्रीय बल है। छठा है कि यह बल जो है परमाणु के नाभिक पर पाए जाने वाले आवेश पर निर्भर नहीं करता है। चौथा है दुर्बल या मंद बल, वीक फोर्स। जब परमाणु के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपस में प्रतिक्रिया करते हैं तो पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन जैसे कण उत्सर्जित होते हैं। इन अतिरिक्त कणों का उत्सर्जन दुर्बल या मंद बल के कारण ही होता है। दुर्बल बल के निम्न गुण पाए जाते हैं। पहला कि इस बल का विस्तार बहुत कम होता है, इसका प्रभाव सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भीतर ही होता है। दूसरा है कि यह बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के पावर 35 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। संतुलित बैलेंस्ड तथा असंतुलित अनबैलेंस्ड बल। किसी वस्तु पर कार्यरत सभी बल के परिणामी शून्य होते हैं तो बलों को संतुलित बल कहा जाता है। संतुलित बल किसी वस्तु पर लगता है तो उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तु पर कोई बल ही नहीं लग रहा है। किसी वस्तु पर प्रभाव डालने वाले बलों का परिणामी यदि शून्य नहीं है तो बलों का असंतुलित बल कहा जाता है। असंतुलित बल लगने पर वस्तु की स्थिति बदल जाती है, अर्थात यह बल से उत्पन्न प्रभाव को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आम बोलचाल की भाषा में अगर बल शब्द का उपयोग करते हैं वह बल असंतुलित बल ही होता है, परंतु हम असंतुलित बल शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। न्यूटन के गति नियम में जितनी बार बल का उल्लेख होता है वह असंतुलित बल का ही होता है। स्पर्श, कांटेक्ट तथा असंपर्क मतलब नॉन कांटेक्ट बल। स्पर्श बल वह बल जिसको आरोपित करने हेतु वस्तु को स्पर्श करना पड़ता है, जैसे पेशीय बल, तनाव, अभिलंब बल, घर्षण बल। कुछ बल बिना स्पर्श के आरोपित होते हैं, ये बल असंपर्क बल कहलाते हैं, जैसे चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन के प्रथम गति नियम। अगर वस्तु विराम अवस्था अथवा गति में है तो वह विराम अथवा गति में ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बल आरोपित नहीं हो। न्यूटन का प्रथम गति नियम इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो के जड़त्व के नियम के समान है, जिस कारण प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व, इनर्टिया। जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण स्थिर वस्तु स्थिर तथा गतिशील वस्तु गति में रहना चाहती है। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व अधिक तथा कम द्रव्यमान वाली
वस्तु का जड़त्व कम होता है। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला, स्थिर जड़त्व, इंटीरिया ऑफ रेस्ट। स्थिर जड़त्व के कारण वस्तु स्थिर रहना चाहती है। जैसे में घोड़ा एकाएक दौड़ता है तो सवार पीछे की तरफ गिर जाता है, यह स्थिर जड़त्व के कारण होता है। दूसरा है गति जड़त्व, इंटीरिया ऑफ मोशन, इनर्टिया ऑफ मोशन। गतिज जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण अगर वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहता है। जैसे में उदाहरण है, तीव्र गति से दौड़ता घोड़ा एकाएक रुकता है तो सवार आगे की ओर झुक जाता है। तीसरा है कि दिशा जड़त्व, इनर्टिया ऑफ डायरेक्शन। यह वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण वस्तु अपनी गति के दिशा में ही रहना चाहता है। जैसे कि तीव्र गति से घूमते पहिए में लगा कीचड़ स्पर्शीय रूप से छिटकते हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, जो इस प्रकार है। बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी विराम अथवा अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। जड़त्व या न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित उदाहरण है। तो बोल सकते हैं, पहला, बस या रेलगाड़ी के अचानक चलने से उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। दूसरा, कंबल को तेजी से झटकने पर उसमें धूल कण अलग हो जाते हैं। तीसरा, छड़ी से पीटने पर कंबल का धूल निकलना। चौथा, पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर फल और पत्तियों का गिरना। पांचवा है, कांच की खिड़की पर बंदूक की गोली तथा एक बड़े पत्थर का अलग अलग प्रभाव पड़ना। छठा, चलती हुई गाड़ी अचानक रुकने पर यात्री का आगे की ओर झुक जाना। सातवां है, दौड़ता हुआ व्यक्ति का एकाएक रुक नहीं पाना। और आठवां है, लंबी कूद वाले खिलाड़ी का कूदने से पहले तेज दौड़ना। ये सभी उदाहरण जड़त्व या न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है। नौवां है, एक समान वेग से चल रही रेलगाड़ी में ऊपर की ओर उछाली गई गेंद उछालने वाले के हाथ में ही लौट जाना। और 10वां है, चलती बस की दिशा बदलने से यात्री का एक ओर झुक जाना। मतलब ये भी न्यूटन के प्रथम नियम या जड़त्व का नियम है। संवेग, मोमेंटम, कहता है कि वस्तु की गति एवं उसके द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अगर वस्तु गति में न होकर विराम में है तो उसका संवेग शून्य होगा। तो संवेग बराबर बोल सकते हैं द्रव्यमान गुने वेग, मतलब P बराबर m/v। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए जाने वाले बल के समानुपाती है तथा यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम बल एवं संवेग के बीच संबंध बतलाता है तथा इसी संबंध से बल व्यंजक प्राप्त होता है। द्वितीय गति के अनुसार बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, मतलब F बराबर ma होता है। बल का SI मात्रक kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है।
जिसे महान वैज्ञानिक न्यूटन के सम्मान में न्यूटन कहते हैं। न्यूटन के दूसरे गति नियम पर आधारित उदाहरण है। पहला है कराटे के खिलाड़ी द्वारा एक ही प्रहार से ईंट को समूह को तोड़ डालना। दूसरा है ऊंची कूद की खिड़की के गिरने की जगह पर स्पंज का गद्दे रखा होना। तीसरा है कच्चे फर्श के तुलना में पक्के फर्श पर गिरने से अधिक चोट लगना। चौथा है बॉल को कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे खींचता है। पांचवा है बॉक्सर सामने के बॉक्सर के पंच के प्रभाव को कम करने हेतु सिर पीछे कर लेता है। छठा है गाड़ी में उत्पन्न धक्का को मंद करने हेतु उसमें स्प्रिंग लगा होता है। ये सभी उदाहरण न्यूटन के दूसरे गति नियम पर आधारित है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम है कि जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत बल लगाती है। पहली वस्तु द्वारा लगाए गए बल को क्रिया मतलब एक्शन कहते हैं तथा दूसरी वस्तु द्वारा लगाए गए बल को प्रतिक्रिया रिएक्शन कहते हैं। तृतीय नियम को इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा दो भिन्न भिन्न वस्तु पर कार्य करते हैं परंतु वे साथ साथ कार्य करते हैं। कहता है कि न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित उदाहरण है जैसे में पहला मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तो नाव पीछे हट जाती है। दूसरा है जेट वायुयान रॉकेट का उड़ान भरना। तीसरा है मनुष्य का जमीन पर टहलना। चौथा है पानी में तैरना या नाव खेना। पांचवा है कुएं से जल खींचते समय रस्सी टूटने पर पीछे गिर जाना। और छठा है घोड़ा गाड़ी का घोड़े द्वारा खींचना। ये सभी उदाहरण न्यूटन के तीसरे गति नियम पर आधारित हैं। कहता है संवेग संरक्षण के नियम। संवेग संरक्षण का नियम जब दो या दो से अधिक वस्तु एक दूसरे के ऊपर कार्य करती है तो उसका संपूर्ण संवेग स्थिर रहता है बशर्ते कोई बाहरी बल उस पर ना लगे। संवेग संरक्षण नियम इस प्रकार भी कहा जा सकता है। कहता है कि संवेग को कभी उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता है। अगर गति करते हुए दो वस्तु टकराती है तो टकराने से पूर्व तथा टकराने के बाद का संवेग जो है बराबर होता है। संवेग संरक्षण नियम के उदाहरण है जैसे पहला रॉकेट और जेट वायुयान संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा है गोली दागने से पहले गोली और बंदूक का कुल संवेग शून्य होता है अतः गोली छूटने के बाद बंदूक गोली के विपरीत दिशा में चलता है ताकि संवेग शून्य बना रहे। तीसरा है कि जब हवा से भरे गुब्बारे में छेद होता है तो हवा तेजी से बाहर निकलती है। इससे हवा के संवेग में परिवर्तन के बराबर एवं विपरीत गुब्बारा का संवेग परिवर्तन होता है। इसी कारण गुब्बारा जो है हवा निकलने के विपरीत दिशा में चलने लगता है। कहते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिणाम उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से कम हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमणपाती होता है तो वस्तु एक समान चाल से चल रही है। तीसरा है कि निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है तो चाल जो है अदिश राशि है। विस्थापन त्वरण और वेग सदिश राशि है।
छठा है कि वेग, विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है। तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग बराबर होता है u प्लस वी बटा 2। मतलब औसत वेग बराबर होता है अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बाई 2। छठा है कि यदि कोई वस्तु पटना से रांची जाता है और पुनः रांची से पटना वापस आ जाता है तो उस व्यक्ति का विस्थापन होगा 0। सातवां क्वेश्चन कहता है कि जब एक गेंद को सीधे ऊपर की ओर हवा में फेंका जाता है तब वह h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वापस आ जाता है तो गेंद द्वारा